क्या एक परफेक्ट सोसाइटी, एक उत्तम समाज बनाना मुमकिन है? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और हर इंसान अपनी सही जगह पर खुश हो। आज हम 2000 साल से भी ज्यादा पीछे चलेंगे और एक ऐसे महान दार्शनिक के विचारों को समझेंगे जिसने इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की। ये कहानी है प्लेटो की और उनके आदर्श राज्य के ब्लूप्रिंट की। तो घूम फिर कर सवाल वही आता है, क्या वाकई में एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण, स्थिर और खुशहाल हो, जहां हर कोई अपनी सही जगह पर हो और सब कुछ एक परफेक्ट ऑर्डर में काम करे? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन प्लेटो का मानना था कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर उसे सही सिद्धांतों पर डिजाइन किया जाए। लेकिन प्लेटो इस क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे कैसे? मतलब इतना बड़ा आइडिया आया कहां से? इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी त्रासदी में हैं। 399 ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतंत्र ने प्लेटो के गुरु सुकरात को मौत की सजा दे दी। वही सुकरात जिन्हें प्लेटो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे। इस एक घटना ने प्लेटो को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें यकीन हो गया कि जिस सिस्टम ने सुकरात जैसे ज्ञानी इंसान को मार डाला, उस सिस्टम में जरूर कोई बहुत गहरी खराबी है। और बस यहीं से उनके जीवन का मिशन शुरू हो गया, एक ऐसे समाज का नक्शा तैयार करना जो इतनी बड़ी भूल दोबारा कभी न दोहराए। तो प्लेटो ने शुरुआत कहाँ से की? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह उन्होंने सबसे पहले उसकी नींव के बारे में सोचा, और उनके आदर्श राज्य की नींव थी एक शब्द, न्याय। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी या कानून। नहीं, उनके लिए न्याय का मतलब था एक कुदरती संतुलन, एक नेचुरल हार्मनी। सोचिए, हमारे शरीर की तरह, जहां दिल का काम धड़कना है, दिमाग का सोचना और हाथों का काम करना, सब अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना। बस ठीक वैसे ही एक न्यायपूर्ण समाज में हर इंसान, हर वर्ग वही काम करता है जिसके लिए वो कुदरती तौर पर सबसे बेस्ट है। अब इतने बड़े आइडिया को समझाने के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही शानदार मिसाल दी, इंसान की आत्मा की। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। पहला है तर्क यानी रीजन, जो हमें हमेशा ज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाता है। दूसरा है भावना यानी स्पिरिट, जो हमें इज्जत, हिम्मत और जीतने की चाहत देती है। और तीसरा है इच्छा यानी एपेटाइट, जो हमारी भूख प्यास जैसी शारीरिक जरूरतों से जुड़ी है। एक न्यायपूर्ण इंसान कौन है? वो जिसमें उसका तर्क, उसकी भावना और इच्छाओं को सही रास्ते पर रखता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। प्लेटो ने आत्मा के इसी 3 हिस्सों वाले मॉडल को लिया और उसे पूरे के पूरे समाज पर लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक न्यायपूर्ण इंसान होता है, ठीक उसी तरह एक न्यायपूर्ण राज्य भी हो सकता है। तो ये देखिए, समाज में सबसे ऊपर, एकदम टॉप पर होंगे शासक यानी रूलर्स। ये तर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका गुण है बुद्धिमत्ता और इनका काम है ज्ञान से राज करना। उनके नीचे होंगे सैनिक, जो भावना का प्रतीक हैं। इनका गुण है साहस और इनकी जिम्मेदारी है राज्य की रक्षा करना। और सबसे आखिर में समाज की नींव में है उत्पादक यानी किसान, व्यापारी, कारीगर। ये इच्छा का प्रतीक हैं और ये समाज की सारी भौतिक जरूरतें पूरी करते हैं। जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम बिना किसी टकराव के एक हार्मनी में करते हैं, बस उसी राज्य को प्लेटो ने न्यायपूर्ण कहा। लेकिन प्लेटो को एक बड़े खतरे का भी अंदाजा था, और वो था भ्रष्टाचार। क्या होगा अगर शासक और सैनिक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे? इसके लिए प्लेटो ने एक ऐसा तोड़ निकाला जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमें चौंका देता है। इसे हम प्लेटो का साम्यवाद कह सकते हैं। पर यह साम्यवाद सबके लिए नहीं था। ये सिर्फ ऊपर के 2 वर्गों यानी शासकों और सैनिकों के लिए था, जिन्हें प्लेटो ने अभिभावक या गार्डियंस कहा। अब इनकी जिंदगी देखिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई अपना घर नहीं, यहाँ तक कि कोई पारंपरिक परिवार भी नहीं। सब साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, और उनका एक ही मकसद होगा, राज्य की सेवा। वहीं दूसरी तरफ जो उत्पादक वर्ग है, उन्हें पूरी आज़ादी होगी। वो अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। मतलब प्लेटो ने एक बहुत साफ लकीर खींच दी। जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, उसके पास पर्सनल वेल्थ नहीं होगी। इस तरह उन्होंने सत्ता और लालच को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी अनोखी व्यवस्था को चलाएगा कौन? ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समाज के लिए तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर ही चाहिए, है ना?
और यहीं प्लेटो अपने सबसे फेमस और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर आते हैं, दार्शनिक राजा या फिलॉसफर के। प्लेटो ने ये साफ साफ कहा था, और ये लाइनें आज भी उतनी ही दमदार हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं आ जाती, तब तक शहरों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये दार्शनिक राजा है कौन? ये कोई आम नेता नहीं है जो वोट या पैसे के पीछे भागे, नहीं। ये वो इंसान है जिसे सत्ता से नहीं बल्कि सच और ज्ञान से प्यार है। उसे कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि 50 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें गणित, संगीत, दर्शन सब कुछ शामिल होता है। वो पूरी तरह से निस्वार्थ है और सिर्फ समाज की भलाई चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात, वो राजा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो बनना चाहता है, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि वो ही सबसे काबिल है। तो 2500 साल गुजर चुके हैं। आज की दुनिया में प्लेटो के इस आदर्श राज्य के खाके का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या आज भी हम इससे कुछ सीख सकते हैं? देखिए, प्लेटो के विचारों ने ही पश्चिमी राजनीतिक सोच की नींव रखी। उन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया दिया कि सरकार चलाना भी एक कला है, एक साइंस है, जिसके लिए खास काबिलियत और ट्रेनिंग चाहिए। ये बहस आज भी टेक्नोक्रेसी के नाम से जिंदा है। उन्होंने लोकतंत्र की कमियों पर सवाल उठाकर हमें सोचने पर मजबूर किया कि आखिर व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की भलाई में सही बैलेंस क्या है, असल में न्याय क्या है, एक परफेक्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ये सारे सवाल जो प्लेटो ने उठाए थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही ज़रूरी हैं। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। प्लेटो का ये आदर्श राज्य, जहां हर कोई अपनी तय की हुई जगह पर है और पूरा समाज एक मशीन की तरह परफेक्टली काम कर रहा है, ये क्या है? क्या ये एक सपना है, एक यूटोपिया, या फिर एक ऐसा दुस्वप्न जहां किसी की व्यक्तिगत आज़ादी की कोई कीमत नहीं, एक डिस्टोपिया? इस पर सोचिएगा ज़रूर।